Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 6 of 6th class of geography. हम geography का 6th lesson स्टार्ट करने जा रहे हैं. कंटिन्यू स्टार्ट है ये लेसन पहले से ही. लेसन का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप. आज हम अपने रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए इस लेसन को करते हैं. देखिए अपनी एनसीईआरटी की बुक्स निकाली और मेरे पास जो बुक है इसका 36 पेज है. आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग निकालिए. आज हम दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे इसी पेज से निकल रहे हैं. तो आज हम टॉपिक लेते हैं पर्वत का. पर्वतों पर पृथ्वी की सतह की सर्वाधिक ऊंचाई होती है. यानी जो पर्वत होते हैं वो पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचे उठे हुए होते हैं. जैसे स्थल रूप है, इससे जो ऊंचा उठा हुआ भाग होगा और काफी ऊंचाई तक उठे हुए वो पर्वत कहलाते हैं. पर्वतों की चोटी छोटी तथा आधार चौड़ा होता है. आधार का मतलब वो विस्तृत रूप से फैले हुए होते हैं और उनकी जो चोटियां होती है वो ऐसे शाखा में ऐसे जाती हैं. वो चौड़ी होती है. ये आसपास की सतह से अधिक ऊंचे होते हैं. कुछ पर्वत बादलों के पास छूते हुए दिखाई देते हैं. ऊपर की ओर जाने पर जलवायु ठंडी होती जाती है. जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी. हालांकि ये पेज मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ऑलरेडी, लेकिन आज मैं इसको दोबारा से उसी पेज से स्टार्ट कर रही हूँ. कुछ बच्चे नहीं थे उस दिन तो इसको आज दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए कुछ पर्वतों पर बर्फ की ऐसी नदियां हैं जो सदैव जमी रहती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं. बर्फ की ऐसी नदियां जो हमेशा जमी रहे वो पर्वतों पर होती हैं और क्या कहलाती है? हिमानी. आपका यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा कि हिमानी किसे कहते हैं, तो पर्वतों पर जमी हुई बर्फ को. आपका क्वेश्चन नंबर निकल रहा है 1. पर्वतों पर जमी हुई बर्फ की नदियों को हम हिमानी कहते हैं. उसके बाद देखिए संसार में कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के अंदर हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते. कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के अंदर है. समुद्र के अंदर भी पर्वत है, राइट, ये कहना चाहता है, और ऊपर भी पर्वत है. जलवायु के कठोर होने के कारण पर्वतीय इलाकों में बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें वो प्रतिकूल जो साधन चाहिए, जलवायु या कृषि के लिए उपयुक्त जमीन, पानी की व्यवस्था, तो ऐसे इलाकों में यानी मैदानी एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं. जहां पर पहाड़ी इलाका होता है उसमें कम रहते हैं. दिक्कत आती है सामान को ऊपर नीचे ले जाने में और खेती करने में भी. वहां की जो जलवायु है बहुत ज्यादा ठंडी होती है. ऐसे में वहां पर लोग रह नहीं पाते हैं, बहुत उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है. वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा वहां की भूमि कृषि के योग्य नहीं होती है. पर्वतों का एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होना श्रृंखला कहलाता है. श्रृंखला किसे कहते हैं? पर्वतों का एक रेखा क्रम अर्थात एक लाइन में व्यवस्थित होना. यानी दूर से देखो तो ऐसा लगे कि पूरे पर्वत जो है उनकी एक लाइन सी बनी हुई है. लाइन में रहना क्या कहलाता है? श्रृंखला. बहुत सी पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में सैकड़ों मील तक फैले हैं. यानी सैकड़ों सौ मील तक पर्वत फैले हुए हैं और समानांतर देखने में लगते हैं. ऐसे कौन से पर्वत हैं? आल्प्स, हिमालय, एंडीज और यूरोप, एशिया तथा दक्षिण अमेरिका की ऐसे ही अनेकों पर्वत श्रृंखलाएं हैं. श्रृंखलाएं बार बार आएगा, आप एक बार दिमाग में बिठा लीजिए कि पर्वतों का रेखा क्रम में व्यवस्थित होना, एक लाइन में प्रतीत होना आप श्रृंखला कह सकते हो. भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है. अरावली हम राजस्थान और हरियाणा में भी इसका कुछ पार्ट देखते हैं. राजस्थान में तो ये है. अपरदन के कारण ये श्रृंखला घिस गई है. आपको पहले बताया अपरदन किस कारण से होता है? बार बार चट्टानों के घिसने के कारण बार बार अपरदन की क्रिया, चीजों मृदा हो, पानी हो, वायु, किसी चीज के कटाव को कहते हैं.
से अपरदन के कारण अरावली की श्रृंखलाएं घिस गई हैं। उत्तरी अमेरिका तथा रूस के क्रमश आल्पेशियन यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। देखने में चारों तरफ फैले वैसे गोलाकार लगते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये पुराने वलित पर्वत हैं, यानी वलित जो पर्वत होते हैं वो पुराने होते हैं और इनकी श्रृंखलाएं गोलाई में प्रतीत होती हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो ब्रंशोत्तर पर्वत बनते हैं। पर्वत जब यानी टूट से जब एक हिस्सा टूटकर दूसरी जगह पर विस्थापित सा होने लगता है तो ब्रंशोत्तर पर्वत कहलाता है। ऊंचे उठे हुए उत्खंड को उत्खंड हाथ तथा नीचे जो जब नीचे वाला हिस्सा होता है उसको ग्राफोन कहते हैं या द्रोणी का अंश कहते हैं। यूरोप की जो राइन घाटी है वहां से जस पर्वत इस प्रकार के पर्वत तंत्र के प्रमुख उदाहरण है। ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, जो हमारी पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं। ज्वालामुखी समझते जो पृथ्वी की स्थल रूप है, इसके अंदर आंतरिक हिस्से में स्थल मंडल के आंतरिक हिस्से में भूपर पट्टी में जब ज्वालामुखी बनता है, आंतरिक क्रियाओं के कारण प्लेटों की गति के कारण अंदर ही अंदर जब ज्वालामुखी बनता है और फूटकर बाहर निकलता है तो वो बाहर आकर जल जाता है और धीरे धीरे वो पर्वत का रूप लेता जाता है। सॉरी, अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वतों के ही उदाहरण है। पर्वत बहुत अधिक लाभदायक तथा जल के संग्रहकार होते हैं। ये पर्वत होते हैं, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पर्वतों से हमें अनेक चीजें मिलती है, मेडिसिन हो गई, जड़ी बूटियां हो गई और जंगली जीवों को आश्रय मिलता है। हमें पेड़ पौधे मिलते हैं, खाने पीने का जो सामान है और वर्षा लाने में सहायक है, मृदा को पकड़ कर रखने में सहायक है। तो पर्वतों के बहुत लाभ हैं। जल के संग्रहकार होते हैं, यहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की नदियां यहाँ से रहती हैं। बहुत सी नदियों को पर्वतों में स्थित हिमालयों से जल प्राप्त होता है। नदियां हैं, इनमें जो पानी आता है ये बर्फ की जमी हुई, हमने पहले बताया हिमालय किसे कहते हैं, बर्फ की जमी हुई नदियों को, तो वहां से जो पानी आता है उससे जल प्राप्त होता है। जलाशयों के पानी को लोगों तक शुद्ध करके पहुंचाया जाता है। पर्वतों के पानी का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली बनाने में किया जाता है। यानी पर्वतों से जो पानी प्राप्त होता है वो पीने के ही काम नहीं आता, सिंचाई के भी काम आता है, पन बिजली बनाने के भी काम आता है। नदी, घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। पर्वतों पर भिन्न भिन्न तरह की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें चारा, ईंधन, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे रेजिन, गोंद आदि मिलते हैं। ये चीजें हमें वनों से प्राप्त होती है, चारा, ईंधन, गोंद, कागज, लकड़ी, बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। पर्वतीय क्षेत्र सैलानियों के लिए उचित स्थान है। ये प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए पर्वतों की यात्रा करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के खेल जैसे हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों पर खेले जाते हैं। जो हमारे इस तरफ के लोग हैं जहाँ पर्वत नहीं है वो वहां पर अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं। सैलानी लोग अपना वहां के मनोरंजन दृश्यों को देखने के लिए जाते हैं, तो वो वहां पर राफ्टिंग करते हैं, स्केटिंग करते हैं। ये शूज पहनकर पर्वतों से नीचे की तरफ आते हुए आपने भी देखा हो किसी टीवी सीरियल में या फिल्मों में, तो वो इस तरह के जो खेल होते हैं उस तरफ होते हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसी जगहों के बारे में बता सकते हैं जहां इन खेलों को खेला जाता है? ये हिमालय पर्वत के आसपास जैसे ऊंचे पर्वत है तो वहां पर लोग चढ़ाई भी करते हैं अपना नाम कमाने के लिए। जैसे कि हमारे बहुत सारे यहाँ के इंडिया के भी और बाहर के भी जो लोग थे उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है कि वो अपना एक मेडल लेना चाहते हैं, खिताब बनाना चाहते हैं कि इतने मीटर तक इन्होंने ऊंचाई हासिल की है। तो ये एक अपने आप में पर्वत हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और आज का जो हमारा टॉपिक था पर्वत का वो कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आए वो देखिए। अपरदन और निक्षेपण प्रक्रियाओं के होने के क्या कारण है? दोनों क्रियाएं बहते हुए जल के द्वारा, वायु के द्वारा और बर्फ के द्वारा होती हैं। हिमालय किसे कहते हैं? पर्वतों पर जमी हुई बर्फ की नदियों को हिमालय कहते हैं। श्रृंखला किसे कहते हैं? पर्वतों का एक रेखाक्रम अर्थात लाइन में व्यवस्थित होना, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है इस लेसन में। श्रृंखला क्या रहता है? पर्वत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, ब्रह्मोत्तर पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत
बारे में आपको क्वेश्चंस लिखवाएंगे जो भी बनेंगे, और फिर उससे आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी आपके शायद 2-3 पेज रहते हैं, ठीक है। इससे अगले टॉपिक को हम कल करेंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू। जो क्वेश्चन दिए गए उनको लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।